हम अमेरिका के उस ट्रंप कार्ड का विश्लेषण करेंगे जिसे वहां का मीडिया और ओपिनियन पोल्स कांटे की टक्कर का नाम दे रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो ये कांटे की टक्कर कहीं दिखाई नहीं दी। अमेरिका का मीडिया और वहां के तमाम ओपिनियन पोल्स पिछले 2 महीने से यही बता रहे थे कि अमेरिका में इस बार संविधान, मानवता, शांति, लोकतंत्र और महिला कार्ड का जादू चलेगा और कमला हैरिस इन चुनावों में अभूतपूर्व जीत हासिल करके अमेरिका के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। 27 जून, 22 जुलाई, 9 अगस्त, फिर 25 अगस्त, 3 सितंबर, फिर 13 सितंबर, 9 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 3 नवंबर तक के लगभग सभी ओपिनियन पोल्स में यही अनुमान था कि इस बार कमला हैरिस अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी हार जाएंगे। कमला हैरिस आगे चल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप पीछे चल रहे हैं, यही बताया गया था पूरी दुनिया को। लेकिन आज के नतीजों ने इन सारे अनुमानों को गलत साबित कर दिया और अब पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप कार्ड की चर्चा हो रही है। तो देखिए, शुरुआत में अमेरिका का मीडिया और ओपिनियन पोल्स यही कहते रहे कि कमला हैरिस आगे है, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हैं। चुनाव आते आते उन्होंने यह कहना शुरू किया कि अब बिल्कुल कांटे की टक्कर है, एकदम नेक टू नेक फाइट है। लेकिन जब नतीजे आए तो यह कांटे की टक्कर भी नहीं निकली। अमेरिका का जो मीडिया कल तक डोनाल्ड ट्रंप की हार का दावा कर रहा था, आज वही मीडिया डोनाल्ड ट्रंप की जीत को ऐतिहासिक और चमत्कारिक बता रहा है और इसी को हम समय का खेल कहते हैं, जो परिस्थितियों को पूरी तरह से पलट देता है, यानी चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। अमेरिका में आज से पहले यह कहा जाता था कि वहां चुनावों के ओपिनियन पोल्स का अनुमान गलत साबित होना बड़ा मुश्किल है और वहां के जो ओपिनियन पोल्स हैं वो हर बार लगभग सही ही होते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अब लोग कहते हैं कि अमेरिका के ओपिनियन पोल्स अब एक्सपोज हो गए हैं और ये वहां के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। ट्रंप कार्ड का मतलब उस तुरुप के पत्ते से होता है जो बाकी सभी पत्तों से बड़ा होता है और जिसकी ताकत खेल को पूरी तरह से पलट देती है। और डोनाल्ड ट्रंप के तो नाम में ही ट्रंप है और ट्रंप के ट्रंप कार्ड ने भी इस बार यही करके दिखाया है। आज रात 9 बजे तक डोनाल्ड ट्रंप का वोट शेयर 51% रहा और उन्हें इलेक्टोरल वोट्स की 277 सीटों पर जीत मिली है, जो बहुमत के 270 के आंकड़े से 7 सीट ज्यादा है। जबकि कमला हैरिस को 47.5% वोट मिले हैं और उन्हें इलेक्टोरल वोट्स की 224 सीटों पर जीत मिली है। तो ये देखिए आपके सामने कमला हैरिस का स्कोर हमने आपको बताया और हमने आपको डोनाल्ड ट्रंप का स्कोर बताया। डोनाल्ड ट्रंप 277, वोट शेयर 51%, कमला हैरिस 224, वोट शेयर 47.5%। अब आप बताइए ये आपको कहां से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन अमेरिका का मीडिया, ओपिनियन पोल्स आखिर तक यही बताते रहे कि कमला हैरिस मामूली बढ़त से आगे हैं और यह कांटे की टक्कर है। पूरी दुनिया के लिए, ओपिनियन पोल्स वालों के लिए, एग्जिट पोल वालों के लिए, चुनावी एक्सपर्ट्स के लिए इसमें एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। वर्ष 2020 और 21 में जब 77 वर्ष की उम्र में जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने थे, तब वो अपने विक्ट्री स्पीच के कार्यक्रम में दौड़ते हुए मंच पर आए थे और उस समय लोगों ने इन तस्वीरों को देखकर कहा था कि जो बाइडेन के लिए उनकी उम्र सिर्फ एक नंबर है, एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन बाद में यही उम्र उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई, उनके लिए एक विवाद बन गई और जो बाइडेन को अपने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से इस उम्र की वजह से ही पीछे हटना पड़ा, क्योंकि लोग कहने लगे कि वो अनफिट हैं, लोग कहने लगे उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, लोग कहने लगे कि अपनी उम्र के कारण अब वो राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं है। लेकिन आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने 78 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता तो उन्होंने भी मंच पर डांस करके लोगों को बताया कि उनकी उम्र सिर्फ एक नंबर है और वो अमेरिका के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। अपने विक्ट्री स्पीच के कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे परिवार के साथ मंच पर आए, अपनी टीम के साथ मंच पर आए और इस दौरान उन्होंने 4 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात,
वो युद्ध को समाप्त करा देंगे। दूसरा, अमेरिका फिर से महान बनेगा और यह अमेरिका के लोगों का स्वर्णिम काल होगा। तीसरा, उन्होंने इन चुनावों में असंभव को संभव बनाकर दिखाया है। और चौथा, उन्होंने अपने परिवार का भी जिक्र किया और कहा कि इस जीत का श्रेय वो अपनी पत्नी मेलेनिया ट्रंप को देना चाहते हैं। उनका जो विक्ट्री स्पीच है, जरा आप भी सुनिए। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. With unbelievable people standing by my side, these people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady. Who has the #1 best-selling book in the country. Can you believe that? Oh, no, she's done a great job. Works very hard to help people. So I just want to thank her. But तो उन्होंने अपने भाषण में अपनी ब्यूटीफुल वाइफ का भी धन्यवाद किया है। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को भी एक नया स्टार बताया है और कहा कि स्पेसशिप को लेकर इलॉन मस्क ने जो काम किया है वो काम दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा है कि एक नया सितारा पैदा हुआ है, अ स्टार इज बॉर्न, और उस स्टार का नाम है इलॉन मस्क। और इसलिए उन्होंने इलॉन मस्क की तारीफ की है क्योंकि इलॉन मस्क ने चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया है, खुलकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार किया, उनके साथ मंच पर आए, दुनिया को, वोटर्स को उन्होंने अपील की कि डोनाल्ड ट्रंप को ही जिताना है। और आखिर तक वो ये कहते रहे कि अगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते तो अमेरिका में इसके बाद दोबारा चुनाव नहीं होगा। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि इतना बड़ा उद्योगपति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति खुलेआम किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ आकर खड़ा हो गया। और आज अपनी जीत के जश्न में, अपने पहले भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क, या कह लीजिए कि अपने दोस्त इलॉन मस्क की भरपूर तारीफ की। A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up
2 weeks ago. And I called Elon. I said, Elon, was that you? He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No. Nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great. तो आज पूरी दुनिया इस तारीफ में डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की गहरी दोस्ती को देख रही है, लेकिन शेयर मार्केट को इस तारीफ में लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा दिख रहा है। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एक तारीफ ने एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के एक शेयर की कीमत 21,200 रुपए से 24,313 रुपए पर पहुंचा दिया है और इसमें 14% की वृद्धि एक दिन में हो गई है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का शेयर उछल गया और इससे आप समझ सकते हैं कि कई बार राजनीति में तारीफ का मूल्य भी कितना अधिक हो सकता है। और बड़ी बात यह है कि अभी यह तारीफ ऐसे ही आती रहेंगी और डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त एलॉन मस्क की तारीफ में बड़े बड़े पुल बांधते रहेंगे, क्योंकि एलॉन मस्क ने ट्रंप को जिताने के लिए उनके चुनाव प्रचार पर 100, 200 या 500 नहीं बल्कि पूरे 1000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और सोचिए, जब 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हों तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का एलॉन मस्क की तारीफ करना स्वाभाविक ही होगा। अब यहां पर एक बड़ा अंतर अगर आप देखें भारत और अमेरिका की राजनीति में, अमेरिका में वहां के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वहां के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, चाहे वो हॉलीवुड के स्टार्स हों, बड़े बड़े सिंगर्स हों, बड़े बड़े उद्योगपति हों, वो खुलकर ये बताते हैं कि चुनाव में वो किसके साथ हैं, कमला हैरिस के साथ हैं या डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। जैसे अभी आपने देखा कि एलॉन मस्क खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए थे। लेकिन भारत के चुनाव में, भारत की राजनीति में आपको कभी यह देखने को नहीं मिलेगा कि भारत का कोई बड़ा उद्योगपति या कोई भारत का बड़ा फिल्म स्टार या कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई बड़ा क्रिकेटर खुलकर किसी नेता या किसी पार्टी के साथ आ जाए। और जैसे ही अगर आ जाएगा तो उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। लोग उसे कहने लगते हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं, और या फिर उसको खुद भी ऐसा लगता है कि ये उनके आगे के करियर पर बुरा असर डाल सकता है। तो भारत में आप नहीं देखेंगे कि कोई बड़ा उद्योगपति, कोई बहुत बड़ा सफल उद्योगपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के साथ आपको खड़ा दिखाई दे जाए, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी की तरफ हो। इसी तरीके से भारत में जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो भी खुलकर कभी किसी की तरफदारी नहीं करते। लेकिन अमेरिका में ठीक इसके उलट है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत और चीन समेत दुनिया के 28 से ज्यादा देशों की करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गई है और एक डॉलर के मुकाबले भारत का रुपए 24 रुपए, माफ कीजिएगा, भारत का रुपया 84 रुपए 28 पैसे पर पहुंच गया है। और इससे यह पता चलता है कि ट्रंप की जीत शुभ संकेत लेकर नहीं आई है, कम से कम भारत के रुपए के लिए तो लेकर नहीं आई है, क्योंकि अब अमेरिका की करेंसी यानी यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है। अब आप ये देखिए कि अमेरिका में आज जो नतीजे आए उनमें राष्ट्रपति का नहीं बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव हुआ है। इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल के वो सदस्य होते हैं जिन्हें जनता अपने राज्य में वोट देकर चुनती है और इसके बाद यही इलेक्टर्स अपने वोट से अमेरिका के नए राष्ट्रपति का चुनाव आगे चलकर करेंगे। और इस बार जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है वो 17 दिसंबर को होगा, अभी नहीं हुआ है। अमेरिका में 50 राज्य हैं जहां कुल 538 सीटों पर नए इलेक्टर्स का चुनाव होता है और ये इलेक्टर्स अपनी अपनी पार्टी के लिए शपथबद्ध होते हैं। शपथबद्ध का मतलब यह है कि ये इलेक्टर्स जिस भी राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के लिए चुनाव में खड़े होते हैं, बाद में ये उसी पार्टी और उसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाने के लिए अपना वोट देते हैं। और यही कारण है कि इलेक्टोरल कॉलेज के नतीजों को ही राष्ट्रपति के चुनावों का अनौपचारिक नतीजा मान लिया जाता है और आज भी यही हुआ है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट चुनाव नहीं है और इस जैसे हमारे देश में राज्यसभा का चुनाव होता है, ये लगभग उस शैली का चुनाव होता है जिसमें पहले लोग इन इलेक्टर्स को चुनते हैं और ये इलेक्टर्स जो हैं ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन लोग अपनी जो पसंद बताते हैं वो किस पार्टी के इलेक्टर्स को चुनते हैं, उससे पता चलता है कि कौन सी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है। तो आज राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं था बल्कि आज इलेक्टोरल वोट्स का
नतीजा था और आज इलेक्टोरल वोट्स के नतीजे आए हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप को 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, जो बहुमत के 270 के आंकड़े से 7 वोट ज्यादा है। जबकि कमला हैरिस को कुल 224 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं और वो ये चुनाव हार गई है। ये आंकड़े आज रात 9 बजे तक के हैं, लेटेस्ट आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है इनमें आने वाले समय में कुछ मामूली बदलाव हो, लेकिन मूल रूप से ये आंकड़े इसी तरह के रहने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत का अंतर है वो काफी बड़ा है। इन नतीजों के बाद अमेरिका में एक सिस्टम की काफी चर्चा हो रही है और वो है WTA। इसका मतलब होता है विनर टेक्स ऑल। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को किसी भी राज्य की सभी सीटों पर जीत मिल जाती है। जैसे सीटों के लिहाज से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है कैलिफोर्निया, जहां कुल मिलाकर 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं और इस राज्य में कमला हैरिस के प्रतिनिधियों को 58% वोट मिले हैं और डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधियों को 39% वोट मिले हैं। और क्योंकि कमला हैरिस के पास इस राज्य में सबसे ज्यादा वोट हैं, इसलिए कैलिफोर्निया के सभी 54 सीटों पर कमला हैरिस ने ही चुनाव जीत लिया और डोनाल्ड ट्रंप को 39% वोट मिलने के बावजूद इस राज्य से एक भी सीट नहीं मिली है। इतना बड़ा राज्य डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से ऐसे ही निकल गया। लेकिन इस सिस्टम में वही नेता चुनाव जीतता है जिसे अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिलते हैं। टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप को 56% और कमला हैरिस को 42% वोट मिले, लेकिन ज्यादा वोट होने के कारण टेक्सास की सभी 40 सीटों पर ट्रंप ने चुनाव जीत लिया और इसी तरह फ्लोरिडा में भी ज्यादा वोट मिलने के कारण वहां की सभी 30 सीटों पर ट्रंप जीत गए। भारत में जहां 10% वोट हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टियां भी चुनावों में कुछ सीटों पर जीत जाती हैं, वहीं अमेरिका में 40 से 49% वोट लाकर भी नेता चुनावों में हार जाते हैं। उन्हें एक भी सीट नहीं मिलती उस राज्य की और उन्हें इस राज्य से 0 सीट मिलती है अगर आप हार रहे हैं तो। और जिस राज्य में उनका वोट शेयर प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों से कम होता है, वहां उनके हाथ कुछ नहीं लगता। और यह सिस्टम उन स्विंग स्टेट्स में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां हार और जीत में सिर्फ 1% वोट का अंतर होता है। अमेरिका में ऐसे स्विंग स्टेट्स की संख्या 7 है, जहां इलेक्टोरल कॉलेज की 538 में से 93 सीटें हैं और पिछली बार इनमें से 6 राज्यों की 77 सीटों पर जो बाइडेन जीत गए थे और डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक राज्य की 16 सीटों पर जीत मिली थी। असल में पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जब हारे तब इन्हीं 7 राज्यों की वजह से हारे थे, जिन्हें हम स्विंग स्टेट कहते हैं। इनमें एरिजोना, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना जैसे राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से सिर्फ 1% कम वोट मिलने के कारण हार गए थे। लेकिन इस बार उन्हें इन्हीं स्विंग स्टेट्स में शानदार जीत मिली और वो इन सभी 7 राज्यों की 93 सीटों पर चुनाव जीत गए। यानी जिन राज्यों ने पिछली बार उन्हें हराया था, उन्हीं राज्यों ने इस बार जिता दिया। स्विंग स्टेट्स में पेंसिल्वेनिया 19 सीटों के साथ सबसे बड़ा राज्य था और यहां डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है। यह बहुत महत्वपूर्ण राज्य था। इससे आप समझ सकते हैं कि कमला हैरिस को इन स्विंग स्टेट्स में 48 से 49% वोट हासिल करने के बाद भी एक सीट पर भी जीत नहीं मिली, क्योंकि अमेरिका के 50 में से 48 राज्यों में विनर टेक्स ऑल का फॉर्मूला लागू होता है, जिसमें ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को एक साथ सारी सीटें मिल जाती हैं और दूसरे उम्मीदवार को एक भी सीट नहीं मिलती, फिर चाहे उसके पास 48 या 49% वोट ही क्यों ना हो। ये 49% वोट भी बेकार चले जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका एक पॉर्न स्टार से अफेयर था। वर्ष 2016 के चुनाव में इस अफेयर को छिपाने के लिए उन्होंने इस पॉर्न स्टार को 1 करोड़ 7 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। और सोचिए, जब यह आरोप अब से कुछ महीने पहले साबित भी हो गए, तब भी ट्रंप अमेरिका में आसानी से चुनाव जीत गए। यानी ट्रंप बहुत ही विवादास्पद रहे हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हैं, फिर भी वो चुनाव जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप का जीवन हमेशा से विवादों में घिरा रहा है, बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। उन पर 1, 2, 5, 7, 10 नहीं, 27 महिलाओं ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। 27 महिलाओं ने, याद रखिएगा। वर्ष 2005 में उनका एक ऑडियो टेप लीक हुआ जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर
बहुत ही अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन पर यह आरोप भी लगा कि उन्होंने व्हाइट हाउस से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को अपने नियंत्रण में छिपाकर रखा और अपनी निजी जिंदगी में अपनी 2 पूर्व पत्नियों को धोखा दिया। उन्होंने 30 से ज्यादा फिल्में, वेब सीरीज और रियलिटी शोज में बतौर एक्टर और होस्ट काम किया है, जिन्हें लेकर पहले काफी विवाद हो चुके हैं। और उन पर यह आरोप भी थे कि वो अपने पहले कार्यकाल में काम करने के बजाय सिर्फ खाते रहते थे, बर्गर्स खाते थे और पूरे दिन व्हाइट हाउस में बैठकर टीवी देखते रहते थे। लेकिन इन सारे विवादों के बाद, सारे आरोपों के बाद अमेरिका के लोगों ने इन चुनावों में सिर्फ यह देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां क्या हैं और वो कैसे अमेरिका के लिए एक मजबूत राष्ट्रपति साबित हो सकते हैं। और यह बात अमेरिका के लोकतंत्र को भारत जैसे देशों से ज्यादा परिपक्व और अलग बनाती है। आज आप भारत में कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस नेता के साथ इतने सारे विवाद जुड़े हों, जितने विवाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़े हैं, अगर किसी नेता की छवि ऐसी हो जो डोनाल्ड ट्रंप की है, वो नेता इतने बड़े चुनाव में जीत का सपना देख ही नहीं सकता। और इसका कारण यह है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग नेताओं में सिर्फ जाति और धर्म को ढूंढते हैं। और अगर हमारे देश के किसी नेता पर, बड़े नेता पर ऐसे आरोप लग जाएं तो समझ लीजिए कि उसका राजनीतिक करियर समाप्त। जबकि अमेरिका का लोकतंत्र ऐसा नहीं है और यही कारण है कि इतने बड़े बड़े विवादों और आरोपों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप वहां के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और वहां की जनता ने इन आरोपों पर कोई ध्यान नहीं दिया, इन आरोपों पर विश्वास नहीं किया। और उन्होंने, असल में अमेरिका की जो जनता है वो किसी भी नेता की जो प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ, निजी जिंदगी को वो अलग रखते हैं। अमेरिका में लोग अपने भविष्य और सरकार की नीतियों को देखकर वोट डालते हैं। और इस बार भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए जिताया क्योंकि वो सभी मुद्दों पर पूरी स्पष्टता के साथ चुनाव लड़ रहे थे। ट्रंप के पूरे चुनाव प्रचार में कंफ्यूजन नहीं था बिल्कुल भी। उन्होंने तय करके रखा था कि उन्हें क्या कहना है और उनके चुनावी मुद्दे कौन से होंगे। ट्रंप ने यह चुनाव 3 मुद्दों पर जीता है और आज ये पूरी दुनिया के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है ट्रंप का ये चुनाव जीतना। और क्या सीख है देखिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो ट्रंप के काम आया वो था महंगाई का। दूसरा मुद्दा अवैध शरणार्थियों का, जिसकी वजह से अमेरिका में रहने वाले जो वहां के लोकल लोग हैं उनकी नौकरियां जा रही थी। वो लोग नाराज थे कि बाहर से अवैध शरणार्थी आ जाते हैं, वो हमारे हिस्से की नौकरियां ले रहे हैं, वो हमारे हिस्से का खाना ले रहे हैं, वो हमारे हिस्से की सारी जिंदगी जो है हमसे छीन रहे हैं। और यहां की जो सरकार है उन्हें वापस भेजने के लिए कुछ नहीं कर रही। शरणार्थियों की संख्या यहां बढ़ती जा रही है, इसलिए वहां के लोग इससे बड़े परेशान थे। इसको आप रोजगार का मुद्दा भी कह सकते हैं क्योंकि इन अवैध शरणार्थियों की वजह से रोजगार कम हो रहे थे। और तीसरा मुद्दा यूक्रेन में युद्ध का था। अमेरिका की जनता इस बात से बड़ी नाराज थी कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में अमेरिका की सरकार हजारों करोड़ डॉलर्स यूक्रेन को दे रही है युद्ध लड़ने के लिए रशिया से। अपने देश में जनता महंगाई से त्रस्त है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, अपनी अर्थव्यवस्था की बैंड बजी हुई है और अमेरिका की जो सरकार है वो यूक्रेन को पैसा दे रही है, हथियार दे रही है कि आप रशिया से लड़िए। इससे वहां की जनता नाराज थी और ये 3 बड़े मुद्दे डोनाल्ड ट्रंप ने इनको पहचान लिया, जनता की नब्ज को उन्होंने पहचान लिया। इसलिए महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और युद्ध का मुद्दा। इसलिए पूरी दुनिया के नेताओं के लिए आज बड़ी बात यह है कि महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, यह मुद्दा चाहे भारत हो, अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, सबसे बड़ा मुद्दा आम जनता के लिए महंगाई है और बेरोजगारी है। और जब जनता का पेट भरा होता है उसके बाद ही जनता लोकतंत्र को बचाने के बारे में सोचती है, उसके बाद ही संविधान को बचाने के बारे में सोचती है। उससे पहले जनता के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे जरूरी होता है कि उनका अपना पेट भरा हुआ है या नहीं, और अपनी ईएमआई देने के लिए उनके पास पैसा है या नहीं, नौकरी है या नहीं, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो। यह बहुत बड़ी सीख है नेताओं के लिए, खासतौर पर वो नेता जो कभी लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, कभी कहते हैं कि संविधान खतरे में है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किंतु परंतु के स्पष्ट रूप से कहा कि वो अवैध शरणार्थियों को अमेरिका से वापस उनके देश भेज देंगे और बॉर्डर पर दीवार खड़ी करके
अवैध शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश के सभी रास्ते बंद कर देंगे। साफ साफ उन्होंने वादा कर दिया। उन्होंने रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर सिर्फ यही बात कही कि वो इस युद्ध को समाप्त करा देंगे, और उन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक महंगाई के मुद्दे को छोड़ा नहीं और लोगों को यह कहा कि वो महंगाई को कम करेंगे और अमेरिका के संसाधनों और नौकरियों पर पहला हक अमेरिका के लोगों का होगा, शरणार्थियों का नहीं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, जिसमें ये सारी महंगाई के और खाने पीने की चीजों के दाम लिखे हुए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। जब उन्होंने खाने पीने की चीजों को लेकर उनके दाम बताए कि पहले ये दाम कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और वो जानते थे कि अमेरिका की जनता इस समय सबसे ज्यादा त्रस्त महंगाई से है, और ये बात कमला हैरिस समझ नहीं पाई। डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में कमला हैरिस ने जो वादे किए और जो भाषण दिए, उनमें उनकी नीतियों को लेकर स्पष्टता थोड़ी कम थी। कमला हैरिस ने यह चुनाव जिन 3 प्रमुख मुद्दों पर लड़ा, उनमें पहला मुद्दा महिलाओं के अबॉर्शन के अधिकार को बहाल करने का था, दूसरा मुद्दा संविधान की रक्षा का था, और तीसरा मुद्दा गाजा में युद्ध को रुकवाने का था। लेकिन इन लोकप्रिय और जरूरी मुद्दों को उठाने के बाद भी कमला हैरिस इसलिए चुनाव हार गई क्योंकि ये सारे मुद्दे अमेरिका के सामने तभी आए थे जब वो खुद वहां की उपराष्ट्रपति थी। लोगों ने कमला हैरिस से बार बार यही पूछा कि जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति वो खुद ही हैं, तो वो संविधान को खतरे में कैसे बता रही है। दूसरा, गाजा का युद्ध भी उन्हीं के उपराष्ट्रपति रहते हुए शुरू हुआ, और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन के अधिकार को भी तब समाप्त किया था जब अमेरिका में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, उन्हीं का राष्ट्रपति था और वो खुद उपराष्ट्रपति थी। तो ऐसा कैसे हुआ? यहां हमारे भारत के दर्शकों को यह समझना होगा कि अमेरिका में आज भी महिलाओं को अबॉर्शन कराने का अधिकार नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी नाइंसाफी है अमेरिका की महिलाओं के साथ, क्योंकि आज भी वो अपनी मर्जी से अबॉर्शन नहीं करा सकती, और वहां ये इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। लेकिन तब भी कमला हैरिस हार गई। अमेरिका की जनता ने कमला को नापसंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका में लोगों का असली मुद्दा महंगाई और अवैध शरणार्थियों का था, जिस पर कमला हैरिस के पास कोई जवाब ही नहीं था। और इन मुद्दों पर राष्ट्रपति जो बाइडेन से जो गलतियां हुई, उसकी सारी नाराजगी कमला हैरिस को इन चुनावों में सहनी पड़ी। इसके अलावा कोविड से पहले अमेरिका के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ पूरी दुनिया में होती थी। हम भी सोचते थे, आप भी सोचते होंगे कि अमेरिका इतना विकसित देश है, वहां के अस्पताल कितने अच्छे हैं, वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, वहां की जिंदगी कितनी अच्छी है। लेकिन जो बाइडेन के शासन में पूरी दुनिया में कोविड से सबसे ज्यादा 12 लाख मौत अमेरिका में हुई, और अमेरिका का पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पोल खुल गई पूरी दुनिया के सामने। और इसी के कारण कमला हैरिस इन चुनावों में नहीं जीत पाई। और आप ये भी कह सकते हैं कि इन चुनावों में जनता ने नहीं बल्कि जो बाइडेन ने कमला हैरिस को हरा दिया, और जनता ने कमला को नापसंद कर दिया। आज कमला हैरिस अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में अपने समर्थकों को के साथ भाषण देने वाली थी, लेकिन उन्होंने आज के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम इस हार के बाद रद्द कर दिए। यह कार्यक्रम वैसे तो जश्न मनाने के लिए होना था। कमला हैरिस ने सोचा था कि वो जीत जाएंगी और अमेरिका की जनता कमला को पसंद करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। और कमला हैरिस के कई समर्थक परेशान दिखाई दिए, कई समर्थक तो रोने लगे। और ये तस्वीरें आज आपको ये बताएंगी कि इंसान भविष्य को लेकर जो योजनाएं बनाकर रखता है, उसे समय कैसे धाराशायी कर देता है। हम सोचते कुछ हैं, उम्मीद कुछ करते हैं, और होता कुछ और है। आज कमला हैरिस के समर्थक और अमेरिका के एक मशहूर यूट्यूबर स्टीवन जेसन बूगी ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के खिलाफ विरोध जताया और इसके खिलाफ अपनी टी शर्ट फाड़ दी, और यह वीडियो आज अमेरिका में काफी देखा जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से दुनिया के कौन कौन से नेता खुश हैं और कौन कौन से नेता निराश और मायूस हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत के बाद कहां खुशी है और कहां गम है। दुनिया के जो नेता खुश होंगे उनमें सबसे ऊपर नाम रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का होगा। राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं, और ट्रंप ने वादा किया है कि वो राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक और सैन्य मदद को बंद कर देंगे, और ये पुतिन के लिए खुशखबरी है।
यानी राष्ट्रपति पुतिन जहां इन नतीजों से खुश होंगे, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आज सबसे ज्यादा निराश और मायूस होंगे, क्योंकि अब अमेरिका से मिलने वाली मदद बंद हो जाएगी। हालांकि रशिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वो अभी ट्रंप को बधाई नहीं देगा। रशिया ने, वहां की सरकार ने कहा है कि वो राष्ट्रपति पुतिन अभी सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को बधाई नहीं देना चाहते और पहले वो देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बनते हैं तो वो कैसा काम करते हैं, उनके एक्शन कैसे होते हैं, और उसके बाद रशिया तय करेगा कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक कोई बधाई नहीं दी है और वो देंगे भी नहीं। रशिया की सरकार ने कह दिया है कि पहले हम देखेंगे कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद क्या करते हैं और फिर हम अपनी राय इस पर देंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनके डोनाल्ड ट्रंप के बहुत पक्के दोस्त माने जाते हैं। वो बड़े खुश हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन आज के इन नतीजों से बहुत खुश होंगे। ये वो नेता हैं जो आज खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होगी। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस, जापान और दक्षिण कोरिया की सरकारें और नेटो देशों के ज्यादातर राष्ट्र प्रमुख ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से निराश होंगे। और इसका कारण यही है कि ट्रंप नेटो संगठन को ज्यादा अहमियत नहीं देते। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन नतीजों को लेकर ना ज्यादा खुश होंगे ना ज्यादा मायूस होंगे। और इसका कारण यह है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद भी चीन के प्रति अमेरिका की विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उनके जैसे रिश्ते आज हैं वैसे ही चलते रहेंगे। इसलिए शी जिनपिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह ख़ामेनी आज शायद काफी चिंता में होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ईरान और अमेरिका के बीच बहुत ज्यादा टकराव हुआ था और ट्रंप की नीतियां ईरान के खिलाफ रही हैं। इसलिए ईरान के लिए यह बुरी खबर है। और आज अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार भी चिंता में पड़ गई होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना को वापस बुलाने के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस फैसले की तब बड़ी आलोचना की थी। इसलिए तालिबान की जो सरकार है वो भी आज थोड़ी चिंता में पड़ेगी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर भी अब बदल जाएगा। अब अमेरिका रशिया को अलग थलग करने की रणनीति पर काम नहीं करेगा, जिससे अमेरिका और रशिया के रिश्तों में सुधार आएगा। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका यूरोप और नेटो देशों के साथ रशिया को भी पूरी अहमियत देगा और इससे यूरोप के देश भी अब अपने नीतिगत फैसलों में अमेरिका पर ज्यादा निर्भर नहीं होंगे। और इस समय जो यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें नेटो देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, अब उस पर भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि अब अमेरिका ना तो नेटो देशों को ऐसा समर्थन देगा और ना ही यूक्रेन पर अपना पैसा खर्च करेगा। अब चीन और रशिया की दोस्ती के बीच ट्रंप खड़े होंगे और राष्ट्रपति पुतिन को दोनों देशों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखना होगा। भारत इस वर्ल्ड ऑर्डर में एक तटस्थ देश की भूमिका में रह सकता है, जहां उसके रिश्ते रशिया से भी बड़े मजबूत होंगे, अमेरिका से भी मजबूत होंगे और साथ ही भारत चीन के साथ भी अब अपने रिश्तों को आगे बढ़ाता रहेगा, जब से चीन के साथ हमारा नया सीमा विवाद पर समझौता हुआ है। और इस वजह से इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश होने वाला है, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की गहरी दोस्ती की वजह से। इन दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती है, जिसका फायदा भारत को जरूर मिलेगा। तो आज आप देखिए, रशिया के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी गहरी दोस्ती है और अमेरिका के नए राष्ट्रपति के साथ भी उनकी गहरी दोस्ती है। और यह भारत के लिए बहुत ही अच्छा स्वर्ण काल रहने वाला है। इसके अलावा इन चुनावों के बाद अब दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों में चुनाव पूरे हो चुके हैं और इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब अगले कुछ वर्षों के लिए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे 4 साल कम से कम, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही बने रहेंगे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले 5 साल तक बने रहेंगे। यानी ये स्थायी जो लीडर्स हैं, सबसे बड़े जो लीडर हैं इस समय, इन सब के पास एक बहुत बड़ा स्थायी कार्यकाल है
इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला। इनमें भी डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा उम्र दराज हैं, वो 78 वर्ष के हैं। प्रधानमंत्री मोदी 74 वर्ष के हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग 71 साल के हैं और व्लादिमीर पुतिन 72 वर्ष के हैं। तो इनमें सबसे छोटे हैं शी जिनपिंग, फिर व्लादिमीर पुतिन हैं, फिर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप सबसे उम्र दराज हैं 78 साल के। अब आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत को कितना फायदा हो सकता है या नुकसान भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने अब तक के कार्यकाल में अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, दूसरे डोनाल्ड ट्रंप थे, तीसरे जो बाइडेन थे जो अब बाहर जा रहे हैं। जब वर्ष 2017 से 2021 के बीच डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब भारत और अमेरिका के बीच कई अहम और बड़े समझौते हुए और 2017 में क्वाड संगठन में भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थान मिला था। और डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते हुए उन्हें बधाई दी है और इस दोस्ती को आप इस वीडियो विश्लेषण से भी समझ सकते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सार्वजनिक मंचों पर अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बता चुके हैं, भारत को अपना मित्र बता चुके हैं, भारत के हिंदुओं के लिए आवाज उठा चुके हैं और कितनी बार चुनाव प्रचार में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया है और बताया है कि वो मेरे बहुत ही गहरे मित्र हैं। Namaste. Namaste. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. Modi. India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. अब की बार ट्रंप सरकार। Bharat and America. Sabse अच्छी दोस्त। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। My true friend, Prime Minister Modi. तो भारत में ज्यादातर लोग डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बड़े खुश हैं क्योंकि वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त हैं, हिंदुओं के दोस्त हैं और प्रधानमंत्री मोदी के तो बहुत ही गहरे दोस्त हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज उनके लिए लिखा है सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने लिखा है, आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त। ये कहकर उन्होंने संबोधित किया है मेरे दोस्त। फिर बेंजामिन नेतन्याहू, देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने लिखा है डियर डोनाल्ड एंड मिलेनिया ट्रंप, यानी वो डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड कहकर बुला रहे हैं और मिलेनिया को भी उन्होंने साथ में लिखा है। इससे आपको यह पता चलता है कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी कैसे डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल रिश्ते हैं। और उन्होंने लिखा है कि दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री इन ट्रू फ्रेंडशिप योर्स बेंजामिन एंड सारा नेतन्याहू, यानी बेंजामिन और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने दोनों ने मिलकर यह सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है डोनाल्ड और मिलेनिया ट्रंप के लिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते हैं। फिर देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर ने भी उनके लिए लिखा है एज द क्लोजेस्ट ऑफ एलाइज वी स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर इन डिफेंस ऑफ आवर शेयर्ड वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड एंटरप्राइज। वो ये लिखते हैं और वो उम्मीद जता रहे हैं कि यूएस और यूके के बीच जो स्पेशल रिलेशनशिप है वो ऐसे ही मजबूत होती रहेगी। लेकिन ईरान ने कहा है कि इन नतीजों से कोई खास बदलाव नहीं आएगा और लोगों की आजीविका पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई तो दी है, लेकिन साथ साथ उसी सोशल मीडिया पोस्ट में कमला हैरिस को भी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें ऑल द बेस्ट कहा है। तो राहुल गांधी ने लिखा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आपको जीत की बहुत बहुत बधाई, और कमला हैरिस के लिए कहा है कि आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप देखें तो राहुल गांधी को कमला हैरिस में आज अपना ही एक रूप नजर आ रहा होगा, क्योंकि कमला हैरिस भी राष्ट्रपति पद का सपना देख रही थी और वो ये सपना देखते देखते इस सपने को टूटते टूटते देखने लगी। यानी इस पहले सपना देखा और फिर सपना टूट गया।
और इसी चुनाव में राहुल गांधी ने भी शायद ऐसा ही कुछ सपना देखा था कि नरेंद्र मोदी हार जाएंगे और शायद राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो राहुल गांधी और कमला हैरिस में एक समानता है। आज डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर सोशल मीडिया पर भारत में बहुत तरह के नए नए मीम्स शेयर किए जा रहे हैं और हरियाणा के बाद अमेरिका के चुनाव में जलेबी एक बार फिर से चर्चाओं में है। भारत में चल रहे मीम्स में डोनाल्ड ट्रंप जलेबियों की टोकरी लेकर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को जलेबी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो देखिए ये तस्वीर उनकी वायरल हो रही है, हालांकि ये सारी तस्वीरें झूठी हैं, ये ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये सब AI जनरेटेड तस्वीरें हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जलेबियों की एक टोकरी लेकर प्रधानमंत्री मोदी को जलेबी खिलाने आ रहे हैं। एक दूसरे मीम में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठे हैं और दोनों के सामने जलेबियां रखी है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे चौथे राष्ट्रपति होंगे जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी काम करेंगे। और इस पर एक और चर्चा चल रही है भारत में कि पोटस तो आएंगे और जाएंगे लेकिन लोटस हमेशा बना रहेगा। तो आप देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो तो आते जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से बराक ओबामा आए, उसके बाद जो बाइडन आए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, फिर जो बाइडन आए और अब दोबारा से ट्रंप आ रहे हैं। लेकिन भारत में एक ही प्रधानमंत्री तब से लगातार बना हुआ है। तो भारत में कितनी स्थायित्व है ये देखिए। इसके अलावा एक तस्वीर में कमला हैरिस को लेकर मजाक किया गया है और लिखा है कि अमेरिका ने कमला को नापसंद कर दिया। और एक AI वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क को जीत के बाद खुशी से डांस करते हुए भी दिखाया गया है। और एक और मीम में मजाक करते हुए यह लिखा है कि कमला हारिस और ट्रंप जीतिस। लोग कह रहे हैं कि कमला हारिस और डोनाल्ड ट्रंप जीतिस। अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला भी हुआ था और इस हमले में एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी और वो घायल हो गए थे। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो वो इस हमले को अपनी सहानुभूति के लिए लगातार इस्तेमाल कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया नहीं और उन्होंने असली मुद्दों से ही इन चुनावों को जीता। आज एक तस्वीर हमने उनकी बनाई है। अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत के नेता होते और उन पर ऐसा जानलेवा हमला हो जाता तो वो पूरा चुनाव अपने इस लुक के साथ लड़ते जिसमें उनके सिर और हाथ में शायद ऐसी पट्टियां बंधी होती। ये तस्वीर तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनवाई है, लेकिन अगर वो भारत के नेता होते तो पूरा चुनाव प्रचार वो कुछ इस तरह से करते ताकि देश की जनता बार बार हर रोज जब उन्हें देखे तो उन्हें इस हमले की याद आए और उन्हें यह ध्यान रहे कि उन पर कैसे जानलेवा हमला हुआ है। आपने देखा होगा हमारे देश में जब चुनाव होता है, किसी नेता पर हमला हो जाता है, जरा सी नेता को चोट लग जाती है तो फिर वो नेता पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पट्टी को उतारते नहीं है। एक और खास बात, डोनाल्ड ट्रंप की कुल नेटवर्थ 50,000 करोड़ रुपए की है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उन्हें गिना जाता है, जबकि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें सालाना 4,80,00,000 करोड़ रुपए का वार्षिक वेतन मिलेगा, जो उनकी कुल संपत्ति का 0.1% भी नहीं है। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े उद्योगपति माने जाते हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनका शुमार होता है और उनके जो बिजनेस हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आज भारत के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी ट्रंप की जीत पर खुशी जाहिर की और कहा कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं और उनकी पार्टी का नाम भी रिपब्लिकन पार्टी ही है। डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी के हैं, मेरी पार्टी का भी नाम रिपब्लिकन पार्टी है, तो मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि वह डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े ऐतिहासिक नेता है और वो मतलब वहां चुनकर आए हैं। तो भारत के लिए इसमें शुभ समाचार ही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती बहुत गहरी रही है और डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अब ये दोस्ती और गहरी होगी। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका से पहले से कहीं ज्यादा मदद मिलेगी, पहले से कहीं ज्यादा समर्थन मिलेगा। अच्छे दिनों का इंतजार ना करें, क्योंकि अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो गुजर गए
वही अच्छे दिन थे। नमस्कार।